हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th NCERT के फ्लेमिंगो बुक के सेकेंड पोएम एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ फ्लम के हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इस चैप्टर में यूज किए गए इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को समझेंगे और ये जो चैप्टर ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ फ्लम, इसके जो कंपोजर है वो हैं स्टीफन स्पेंडर। अभी जो पोएट हैं वो इस पोएम में फ्लम एरिया में मौजूद विद्यालय, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों और उस विद्यालय की कंडीशन को, वहाँ पे उस फ्लम एरिया में रहने वाले लोगों की कंडीशन को बताते हैं कि किस प्रकार से वहाँ के विद्यालय की परिस्थिति दशा है और वहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की दशा क्या है, उसके बारे में इस चैप्टर में, इस पोएम में कवि ने बताने का प्रयत्न किया है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में, इस पोएट ने 4 स्टैंजा का प्रयोग किया है। तो हम लोग पहले स्टैंजा को शुरू करते हैं। पहला स्टैंजा है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स से लेकर अदर देन दिस तक। तो इस पहले स्टैंजा में जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, पहले मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें जो पहला वर्ड है गस्टी, गस्टी मतलब होता है प्रबल या तेज, वेव्स अर्थात लहरें, अर्थात गस्टी वेव्स प्रबल लहरें या तेज लहरें। आगे के वर्ड है रूटलेस, रूटलेस मतलब होता है बिना जड़ का, विदाउट रूट। उसके बाद अगला वर्ड है टॉर्न, टॉर्न मतलब स्कैटर, स्कैटर का तात्पर्य है बिखरे हुए। और आगे एक और वर्ड मिलेगा हमको पालर, पालर का मतलब होता है पीलापन, अर्थात जो उनके चेहरे पर पीलापन फैला हुआ है। और उसके बाद हमको एक वर्ड मिलेगा स्टंटेड, स्टंटेड मतलब होता है सूखे या फिर अविकसित कर सकते हैं। जैसे कि बचपन में जब बच्चों को पोलियो ड्रॉप नहीं मिलता है, वो उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो अविकसित रहती है, अनडेवलप्ड रहती हैं। उसके बाद लिखा हुआ एक और वर्ड हेयर, हेयर का तात्पर्य यहाँ पर है उत्तराधिकारी, अर्थात जो उनको विरासत में प्राप्ति होती है। आगे हमको एक वर्ड मिलेगा ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़े हुए। रिफाइटिंग, रिफाइटिंग मतलब दोहराना। और नार्ड, नार्ड एक डिजीज का नाम है जिसको कहते हैं गठिया रोग। और आगे हमको मिलेगा डिम, डिम मतलब हल्का, हल्का प्रकाश कर सकते हैं। और तो स्टार्ट करते हैं पहले स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन को। तो क्या कह रहे हैं, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस। तो पोएट जो है वो यह कहना चाह रहे हैं कि वह एक फ्लम एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पर वो एक स्कूल पहुँचते हैं, फ्लम एरिया में स्थित स्कूल के क्लासरूम में पहुँचते हैं। वहाँ पर जब वो बच्चों को देखते हैं तो उन बच्चों को चेहरे को देख कर कहते हैं कि जो बच्चे हैं ये जो समुद्र हैं, जो हवा है उससे बहुत दूर स्थित हैं। मतलब इनके जो चेहरे हैं या फिर ये जो स्कूल है वह समुद्र की लहरों से और ताज़ी हवा से बहुत दूर है। लाइक रूटलेस विड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। अब क्या कह रहे हैं कि जो उनकी जो बाल है, जो बच्चे वहाँ पर उपस्थित हैं उनके जो बाल है वह उनके पीले चेहरे पर एक रूटलेस विड्स अर्थात जड़हीन जो जंगली घास फूस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह उनके चेहरे पर बिखरे पड़े हैं। आगे क्या कह रहे हैं, द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन इट। वहाँ पर उस कमरे में, उस कक्षा में एक लंबी लड़की है जिसका जो सर है वो झुका हुआ है, अर्थात वो बहुत ज़्यादा उदास है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड्स आइज। वहाँ पर एक और लड़का है जो बहुत ही दुबला पतला है, बिल्कुल एक कागज की तरह है और उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल चूहे की तरह है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसकी आंखें चूहे की तरह है, क्योंकि जिस प्रकार जो चूहा होता है वो हर वक्त या तो खाने की तलाश में इधर उधर देखता रहता है या फिर सिक्योरिटी यानी सुरक्षा की खोज करता है, ठीक ये लड़का भी इनसिक्योरिटी फील कर रहा है फिर किसी खाने की तलाश में है। The stunted, unlucky hair of twisted bones reciting a father's gnarled disease, his lesson from his death। अब आगे क्या कह रहे हैं पोएट कि वहाँ पर एक और लड़का है जिसकी जो हड्डियाँ हैं वो अविकसित हैं और वो क्या है, अपने पिताजी से प्राप्त गठिया रोग की वजह से उसे विरासत में मुड़ी हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं और वह अपने डेस्क से अपने पाठ को याद कर रहा है, सुना रहा है। At back of the dim class, one unnoted, sweet and young।
अब क्या कर रहे हैं कि कक्षा के बिल्कुल पीछे हल्के प्रकाश में एक बहुत ही क्यूट सा, सुंदर सा, छोटा सा, अभी जिस किसी का ध्यान नहीं गया है, एक ऐसा लड़का बैठा हुआ है, मतलब छोटा बच्चा है जो बहुत क्यूट सा है, बहुत सुंदर सा है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम, और उसकी आंखों में सपना है। सपना किसका है? गिलहरी के खेल का। मतलब उसकी जो आंखें हैं, उसकी आंखों में गिलहरी के खेल का सपना भरा हुआ है। इन ट्री रूम अदर देन दिस, और जो गिलहरी है वो एक पेड़ के कमरे में, मतलब जो उस कमरे में है, उस कमरे को छोड़कर कोई दूसरा पेड़ का कमरा है, वहाँ पर वह उस गिलहरी के खेल के सपने को सोच रहा है। ये रहा पहले स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन, जिसमें पोएट ने उस क्लासरूम में मौजूद बच्चों के बारे में बताने का प्रयत्न किया कि वहाँ पर उपस्थित जो बच्चे, उनकी कंडीशन क्या है। तो अब पढ़ते हैं हम अगले स्टैंजा की तरफ। जो अगला स्टैंजा है वो शुरू होता है ऑन 4 क्रीम से लेकर स्टार्स ऑफ द बर्ड्स। तो इसमें उपस्थित इस स्टैंजा में जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है उसको थोड़ा समझते हैं। तो पहला वर्ड मीनिंग हमको मिल जाएगा 4 क्रीम वॉल्स, अर्थात कह सकते हैं कि 4 क्रीम वॉल्स का तात्पर्य है भद्दी दिवाली। डोनेशन मतलब दान में प्राप्त चीज़ें। अब आगे बोल सकते हैं डोम मतलब बोल सकते हैं गुंबज। बेल्ट मतलब कह सकते हैं घंटियों से भरा हुआ। फ्लावरी फूलों से भरा हुआ। ओपन हैंडेड मैप, यहाँ पर एक मानचित्र की बात किया गया है। और आगे क्या बोल रहा है, आगे हमको एक मिल जाएगा विंडो मतलब खिड़की। और इसमें जो फॉग मतलब ऐसा तो कोहरा होता है, लेकिन इस पोएम में हम फॉग को धुंध के रूप में पढ़ेंगे। और नैरो मतलब होता है पतला। लेड मतलब होता है धूसर रंग, एक प्रकार का पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ पर धूसर रंग की बात करेंगे। तो अब यहाँ पर इस स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन को प्रारंभ करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, अब पहले स्टैंजा में जैसा तुमने जाना कि पोएट ने उस क्लासरूम में उपस्थित बच्चों की कंडीशन के बारे में हमें बताया, लेकिन इस स्टैंजा में वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, अभी इस स्टैंजा में वो उस क्लासरूम की कंडीशन के बारे में बता रहे हैं कि वो जो क्लासरूम है वहाँ पर उस क्लासरूम की कंडीशन क्या है, परिस्थिति क्या है, वहाँ की दीवारें कैसी हैं। तो देखते हैं ऑन 4 क्रीम वॉल्स, अर्थात भद्दी दीवारों पर, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो क्लासरूम है उसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही भद्दी हैं। डोनेशन अर्थात उन दीवारों पर डोनेशन में प्राप्त अर्थात दान में प्राप्त चीज़ें लगी हुई हैं। और उस दान में प्राप्त चीज़ें क्या क्या हैं, शेक्सपियर हेड अर्थात शेक्सपियर का सर। यहाँ पर शेक्सपियर तो आएंगे नहीं, उनका सर तो आएगा नहीं। कहने का तात्पर्य है शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट है, मतलब शेक्सपियर के सिर का एक पोर्ट्रेट है, तस्वीर है, वो लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, सुबह को बिना बादलों वाले सवेरे का एक चित्र लगा हुआ है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटी, और क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पर एक और तस्वीर है जिसमें नगरों पर साफ आकाश का गुंबद पूरी तरह फैला हुआ है, ऐसा चित्र लगा हुआ है। मतलब एक ऐसा चित्र है जिसमें बहुत बड़े बड़े गुंबद हैं और वहाँ पर जो आसमान है बहुत ही साफ है, ऐसा वहाँ पर पोर्ट्रेट लगा हुआ है। आगे क्या बोल रहे हैं, बेल्ड फ्लावरी टेरोलिस वैली, और वहाँ पर घंटियों और फूलों से भरी टेरोलिस घाटी है। आगे बोल रहे हैं ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, वहाँ पर एक मानचित्र है। वो जो मानचित्र है वह बच्चों की इस दुनिया को बाहरी दुनिया की सभी चीज़ों के पुरस्कार को प्रदान करते हैं। फिर कह सकते हैं ये जो बच्चे हैं वो बाहरी दुनिया से बहुत दूर हैं, ये सभी चीज़ों से, बड़े बड़े बिल्डिंग से, घाटियों बहुत दूर हैं। तो ये सभी चीज़ें उन बच्चों को इन सभी चीज़ों के बारे में हमको चित्र के माध्यम से बताने का प्रयत्न करा, अर्थात उनकी दुनिया को, इस पूरी दुनिया के दर्शन करा रहा है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, एंड इट, और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रेन, ये जो बच्चे स्लम एरिया में जो बच्चे हैं, दीज विंडोज नॉट दिस मैप डियर बट, मतलब ये जो इस खिड़की में बंद है, खिड़की का तात्पर्य कहाँ है, वो ये जो इस स्लम एरिया में रह रहे हैं उनकी दुनिया तो मात्र वही है, लेकिन ये जो मैप है जहाँ पर ये गुंबद की बात किया है, पोर्ट्रेट की बात किया है, यहाँ पर टेरोलिस वैली की बात किया है, उनकी दुनिया यह नहीं है। आगे कह रहे हैं वेयर ऑल दियर फ्यूचर्स पेंटेड विद फॉग,
जहाँ पर अर्थात जिस स्लम एरिया में रह रहे हैं उनकी जो दुनिया है, उनका जो फ्यूचर है वह धुंधला है। जो अब धुंधला, यहाँ पर फॉग की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि अब यूजुअली क्या होते हैं, जितने भी स्लम एरियाज होते हैं वह कारखानों के निकट स्थित होते हैं, और कारखानों के निकट होने की वजह से, पास होने की वजह से, कारखाने से निकलने वाले कारखाना निकलने वाले धुएं की वजह से वहाँ पर हमेशा धुंध छाया रहता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वह धुंध में लिपटा हुआ है, यानी कि इनका जो भविष्य है वो धुंधला है। एंड नैरो स्ट्रीट फील्ड इन विद अ लेड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड। और इनकी जो दुनिया है वो एक पतली सी गली जिसके ऊपर धूसर आसमान फैला हुआ है, जो नदियों से, केव से और शब्दों के तारों अर्थात कह सकते हैं शिक्षा से बहुत ही दूर स्थित है। तो ये रहा हमारा सेकेंड स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन, जिसमें पोएट स्टीफन स्पेल्टर ने वहाँ पर उपस्थित तथा स्लम एरिया में उपस्थित कक्षा की कंडीशन के बारे में आपको बताया। अब तीसरे स्टैंजा की तरफ पढ़ते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड मिलेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर जो पहला है प्योरली मतलब क्या करते हैं, निसंदेह है। उसके बाद क्या लिखा गया है, टेम्पटिंग मतलब होता है एल्यूरिंग अर्थात प्रलोभित करना, प्रलोभना देना। आगे बोल रहे हैं स्टील मतलब चुराना। उसके बाद है स्लाइली मतलब होता है सीक्रेटली, चुपचाप। अब क्रैम्ड होल तो ऐसे कहते हैं चूहे के बिल को, लेकिन यहाँ पर जो स्लम एरिया में घर स्थित है बच्चों के, उन बच्चों के घरों को चूहे की बिल से कंपेयर किया गया है। फिर उसके बाद पीड मतलब होता है झाका अर्थात लुकिंग सीक्रेटली। और उसके बाद क्या बोलते हैं स्पेक्टेकल्स मतलब होते हैं आई ग्लासेस अर्थात चश्मे। और फॉगी मतलब धुंध में भरा हुआ। डूम मतलब होता है प्रलय या विनाश। तो अब इस स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो इसमें हम पे क्या कह रहे हैं, पोएट श्योरली निसंदेह मतलब निश्चित रूप से, निसंदेह शेक्सपियर इज इट मतलब शेक्सपियर, यहाँ पर जो शेक्सपियर की तस्वीर है वो यहाँ पर क्या है, अरुचिकर है। अर्थात यहाँ पर शेक्सपियर की फोटो के होने की जरूरत नहीं थी। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो मानचित्र है वो एक खराब उदाहरण है। अब पोएट ऐसा क्यों कर रहे हैं कि शेक्सपियर को दुष्ट कर रहे हैं, अरुचिकर कर रहे हैं और मानचित्र को खराब उदाहरण कर रहे हैं। तो उसके पीछे के लिए आगे वाले लाइन में मिलेगा विद फिश एंड फन एंड लव टेम्पटिंग देम टू फील, क्योंकि जो मैप है वो जो मानचित्र है उसमें और क्या क्या चीज़ें, उसमें जहाज हैं, फूल हैं और बहुत सारा प्यार है जो बच्चों को टेम्प्ट कर रहा है, प्रलोभित कर रहा है। किस चीज़ के लिए, किस चीज़, तो स्टील चोरी करने के लिए। यही वजह है कि पोएट ने मैप को एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल दिया है और शेक्सपियर को खराब विकेट यानी का दुष्कर्म किया जाता है, क्योंकि शेक्सपियर को बहुत ही बड़ा ड्रामेटिस्ट कहा गया है और वो बहुत ही नॉलेजेबल थे। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एजुकेशन से बहुत दूर हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर लाइफ दैट फ्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, क्योंकि जो बच्चे हैं ये जो जिस घरों रहते हैं उनके घरों को बोला गया है क्रैम्प्ड होल, अर्थात जैसे चूहे के बिल होते हैं बिल्कुल वहाँ पर इनके घरों की तुलना चूहे के बिल से की गई है। और उन्हीं घरों में ये बच्चे अपने जीवन धुंध से लेकर अनंत रात्रि में छिपक कर बिताते हैं। ऑन दियर फ्लैग हीप, अब इनके जो घर हैं वह कूड़े कचड़े के ढेर पर स्थित हैं। दीज चिल्ड्रेन वेयर स्किन पिप्ड थ्रू बाय बोन्स, और इनके जो इन बच्चों की जो हड्डियां हैं ये इनकी स्किन, इनकी त्वचा से बाहर जाती है, यानी अर्थात कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं ये बहुत ही पतले हैं, इनका विकास नहीं हो पाया, इनको उचित मात्रा में भोजन नहीं मिल पाया है, जिस वजह से इनका विकास नहीं हो पाया, कुपोषित रह गए हैं, बहुत ही पतले रह गए हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विथ मेंटेड ग्लास, और इन्होंने मेंटेड अर्थात मरम्मत किए गए शीशे लगाकर पत्थर के टुकड़े, मरम्मत किए गए शीशे लगाए हुए चश्मे को पहना हुआ है। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन, जिस प्रकार के पत्थरों पर छोटे छोटे कांच के टुकड़े लगे होते हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम सो
देयर मैप्स विद फिल्म्स एज बिग एज रूम। उनका जो भी समय है, उनका जो भी जगह है, वह क्या है, ये पूरा धुंध से बड़ा फिल्म ही है। अर्थात उनकी जो भी समय बीतता है या फिर उनका जो भी जगह है, उनको इसी धुंध से भरे फिल्म एरिया में बिताना पड़ता है। और इसलिए कह रहे हैं कि इस मानचित्र में हमको क्या, अब पोएट क्या कह रहे हैं कि जो मानचित्र है, इस मानचित्र में हम एक बहुत ही विनाश के रूप में फिल्म एरिया के बहुत बड़े निशान को छोड़ दें, ताकि इससे आगे क्या होगा, आगे क्या कहना चाह रहे हैं अगले स्टैंजा में, इस विनाश से क्या करें कि इस पूरे फिल्म एरिया को मिटा दें। मिटाने का तात्पर्य क्या है, इन बच्चों को इस फिल्म को मिटाकर इनको भी बाहरी दुनिया के दर्शन कराया जाए, इनको बाहरी दुनिया में ले जाया जाए, जहाँ पर इनको उचित मात्रा में खाने पीने को मिल सके और उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। तो ये रहा तीसरे स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। अब बढ़ते हैं चौथे स्टैंजा की तरफ। चौथे स्टैंजा में जो इम्पोर्टेंट वर्ड तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें एक शब्द है कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स कर सकते हैं कब्र का तहखाना। और उसके बाद है अज्योर। अज्योर मतलब होता है नीला आसमान, आकाश जैसा नीला। और क्या आगे दिया हुआ है गोल्ड सैंड। गोल्ड सैंड मतलब सुनहरा रेत। और आगे दिया हुआ है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो इस स्टैंजा के एक्सप्लेनेशन को प्रारंभ करते हैं, शुरू करते हैं। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these to just for that but upon their life like catacombs। तो कह रहे हैं कि अब ये जो फिल्म एरिया को मिटाने की बात किया गया था पिछले स्टैंजा में, तो वो कब पॉसिबल होगा, ये बच्चों को शिक्षा, उचित मात्रा में भोजन कब प्राप्त होगा, जब तक कि गवर्नर अर्थात कह सकते हैं कि शासक, इंस्पेक्टर अर्थात निरीक्षक और विजिटर जो आगंतुक हैं, उनके लिए दिस बिकम देयर विंडो। ये जो मानचित्र है, अब इस किस मानचित्र की बात कर रहे हैं, ये जो फिल्म एरिया रूपी मानचित्र है, उनकी खिड़की न बन जाए। एंड दिस विंडोज, और ये जो खिड़कियाँ हैं, दैट बट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब, मतलब ये जो फिल्म एरिया जहाँ पर इनकी जो जिंदगी है वह तहखाने में पड़ी, जो तहखाने में स्थित कब्र की तरफ पड़ी हुई है। अर्थात जिस प्रकार से तहखाने में कब्र गड़े होते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये फिल्म एरिया में लोग अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, जब तक ये खिड़की इन गवर्नर की, इंस्पेक्टर की, विजिटर की मैप न बन जाए। आगे क्या करें, open the town and show the children to clean field and make their world run azure on good sand। अब क्या कर रहे हैं कि इन खिड़कियों को, इन मैप्स को तोड़ दो, और उनको तब तक तोड़ो जब तक ये पूरी तरह से खुल न जाए, और इन बच्चों को हरे मैदान को दिखाओ। क्या करो, मतलब अभी कोई जिस खिड़की की बात की है, फिल्म एरिया रूपी जिस खिड़की की बात किए हैं, इनको तब तक प्रयास करो, तब तक प्रयास करते रहो जब तक ये खत्म हो जाए। और ख़त्म करने के पश्चात जो बच्चे हैं उनको हरे मैदान को दिखाओ, और ये जो दुनिया है, इस पूरे दुनिया पर उनको नीले आसमान के नीचे सुनहरे रेत पर, अर्थात समुद्र के किनारे जो रेत मौजूद हैं, उस रेत पर दौड़ाएं, अर्थात उनको आज़ादी का अनुभव कराएं। एंड लेट दियर टर्म्स run naked into books the white and grave leaf upon। अब क्या कर रहे हैं कि इनको वाइट एंड ग्रीव लीफ अर्थात सफ़ेद और हरे पत्ते से तात्पर्य क्या है कि सफ़ेद पत्ते से तात्पर्य इनको पढ़ने के लिए किताबें दी जाएं। इनको क्या किया जाए, जो बच्चे हैं इनको पढ़ने के लिए किताबें दिया जाए और इनको हरियाली को दिखाया जाए। अब लास्ट लाइन जो कि बहुत अच्छी लाइन कही गई है, हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, अर्थात इतिहास वही रचते हैं, इतिहास वही बनाते हैं जिनकी भाषा क्या होती है, सूर्य के समान आग जैसी होती है। अर्थात जिनकी भाषा आग जैसी होती है, जिनकी बातें आग जैसी होती हैं, वही इतिहास को रचते हैं। आई होप इस चैप्टर का, इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।